This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum, welcome to Alpine Academy. The three states of matter, gases, liquids and solids. Lecture number 3 of your chapter number 2, in which we will discuss the remaining numericals of ideal gas equation and also Gram's law of diffusion, Dalton's law of partial pressure and their numericals as well. So here's your problem number 1 of your textbook, which is what will be the volume occupied by 14 gram of nitrogen at 20 degree centigrade and 740 torr pressure. बेसिकली हमारे पास सवाल में हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम और हमें मास भी गिवन है, उसके अलावा जो है टेम्परेचर भी गिवन है और प्रेशर भी गिवन है। तो जब भी ये सारी चीज़ें गिवन हों तो हमारे जहन में सिंपल एक इक्वेशन आनी चाहिए जो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सके। तो सिंपल पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब हम पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो स्टेट्स पॉइंट की बात नहीं की थी, हमें सिंपल एक डेटा गिवन है। ठीक है, एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है और एक मास गिवन है। तो हमें सिंपल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा में हमारे पास प्रेशर है टॉर के अंदर। ठीक है, टॉर में प्रेशर है 740 टॉर। तो 740 टॉर को हम कन्वर्ट करेंगे 0.974 एटीएम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उस 740 को हम डिवाइड कर देंगे 760 से। ठीक है, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि जब टॉर को हम कन्वर्ट करते हैं एटीएम में तो उसको हम डिवाइड करेंगे 760 से। सिंपल जो भी आपकी टॉर की वैल्यू है, अगर आपको प्रेशर एटीएम में कैलकुलेट करना है तो उस टॉर को सिंपल आप 760 से डिवाइड कर दें तो आपके पास प्रेशर एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास कैलकुलेट करना है। ठीक है, जबकि एन नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, अब मास कैसे कहाँ से आया? मास हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का 28 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के दो एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो नाइट्रोजन को हम N2 कंसिडर करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास 28 निकलता है। जब हम 14 को 28 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 0.5 मोल्स। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो हम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में एन की जगह रखेंगे। अब आपके पास आर की वैल्यू आती है। आर की वैल्यू 0.0821 डी एम क्यूब एटीएम पर मोल केल्विन है। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0.0821 है। टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल जितने भी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होगा उसको 273 में ऐड कर देंगे तो आपके पास टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा जो कि 293 है। अब हम यूज़ करेंगे पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, उसमें आप इसको अरेंज कर देंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को जब अरेंज करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ साइड पे ले जाएंगे और प्रेशर को हम डिवाइड करा देंगे एन आर टी से। जब डिवाइड कराएंगे तो आप सिंपल एन आर टी अपॉन पी टर्म बन जाएगी और हम सिंपल वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसकी जो कन्वर्जन है यूनिट्स की, वो कैसे डी एम क्यूब बच रहा है। लेट सपोज जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ऊपर है। ठीक है, और आर की वैल्यू में जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो नीचे आते हैं। तो ये वाला मोल बेसिकली आपके इस वाले मोल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो ये जो मोल है वो इस मोल से कट जाएगा और आपका जो एटीएम है वो नीचे वाले प्रेशर जो 0.9474 है वो इस एटीएम से कैंसिल हो जाएगा। और जो केल्विन है वो ऊपर जो केल्विन आ रहा है, यहाँ जो केल्विन लिखा हुआ है 293 का चार्ज जो केल्विन है वो 0.0821 के केल्विन से पर केल्विन से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल एक आपके पास सिंपल एक यूनिट बच जाएगा डी एम क्यूब जो कि हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है और हम आंसर में अपने वॉल्यूम के साथ लिख देंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा 12.345 डी एम क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बुक का है, certain mass of nitrogen gas at 20 degree centigrade and at 740 torr pressure occupies 12.34 tm cube. Calculate the volume that it will occupy at STP. हमने वही प्रॉब्लम को कंसिडर किया है, उसका हमारे पास 12.345 डीएम क्यूब वॉल्यूम आया था और हमारा प्रेशर भी 740 टॉर था, टेम्परेचर भी 20 डिग्री था। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एसटीपी कंडीशन के ऊपर। अब यहाँ पे टू स्टेट कंडीशन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे जो जनरल गैस इक्वेशन यूज़ होगी वो सिंपल पी वी इक्वल्स टू एन आर टी वाली यूज़ नहीं होगी,
उसमें हम सिंपल आपके पास P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2 वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और एक और ट्रिक या हिंट हमें कैसे पता चला हम उस इक्वेशन को यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मास नहीं है, ठीक है, गैस का। तो जब मास नहीं है तो हम मोल्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो हम कंसिडर करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस के ऊपर कितना चेंज आ रहा है उसके वॉल्यूम पे। तो डेटा में हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम आपके पास V1 कितना है, आपके पास V1 है 12.345 dm3। V2 आपने कैलकुलेट करना है, P1 आपके पास 740 टॉर है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और टेम्परेचर आपके पास 20 डिग्री है, अगर इसको केल्विन में कंसिडर करें T1 हमारा 293 केल्विन है। और ये P2 और T2 कैसे आया है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर से आया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आपके पास प्रेशर होता है 760 टॉर या फिर 1 atm। हम यहाँ पे जो है 760 टॉर कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर गिवन है 740 टॉर में, तो सेम यूनिट्स में हम प्रेशर कंसिडर करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन या कैलकुलेशन हम सेम यूनिट्स में करते हैं। इसी तरह केल्विन भी हम 20 डिग्री सी के बजाय 273 केल्विन में लेंगे, और हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और केल्विन में हमारे पास 273 केल्विन हो जाता है, ठीक है। अब जब हम इसको यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, तो सिंपल आपके पास वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है जब हम इसको रीअरेंज करके लिखें। हमें कैलकुलेट करना है V2, तो हम यहाँ से जो है V2 निकाल लेते हैं, ठीक है। V2 को यहीं रहने देते हैं, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम इस इक्वेशन के उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। T2 यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके इस पूरी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। P2 यहाँ V2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपल सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो टॉर जो है आपके पास सिंपल नीचे वाले टॉर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो टॉर है, ये टॉर इस टॉर से कैंसिल हो जाएगा, और ये केल्विन इस वाले टेम्परेचर के केल्विन से कैंसिल हो जाएगा। जब हम आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11.12 एक टर्म आएगी, और उसका वॉल्यूम dm³ कंसिडर करेगी, क्योंकि हमारे पास ये एक वाहिद यूनिट है जो कैंसिल आउट नहीं हुआ है, और यही हमारा वॉल्यूम का यूनिट होगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसमें क्या है, calculate the volume that will be occupied by 0.8 moles of oxygen gas taken at 30 degree centigrade and 800 torr of Hg pressure। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बेसिकली वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास वॉल्यूम के अलावा जो है मोल्स गिवन है, ठीक है। मास नहीं है तो मोल्स डायरेक्टली गिवन हुए हैं, अगर मास गिवन होता तो हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस न्यूमेरिकल्स की तरह। और हमारे पास जो कहते हैं टेम्परेचर है सवाल में, और प्रेशर है 800 टॉर। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा में आपने वॉल्यूम लिखना है कि हमें कैलकुलेट करना है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि गिवन है, आर आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, 0.0821 dm³ atm पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। पर डिग्री यहाँ पे फिर से एक बुक में आपकी मिसप्रिंटिंग हुई हुई है, ठीक है, डिग्री नहीं है, ये बेसिकली आपके पास केल्विन है, ठीक है, ये डिग्री नहीं है। टेम्परेचर आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आपके पास टेम्परेचर को अगर केल्विन में कंसिडर करें तो 303 केल्विन होगा, और प्रेशर आपके पास 800 टॉर है। तो सिंपल इस एटीएम में लाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको डिवाइड करते हैं 760 टॉर से, तो आपके पास एटीएम में प्रेशर आ जाएगा। सिंपल हम जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV=nRT। जब PV=nRT को रीअरेंज करेंगे तो वॉल्यूम एक साइड पे रखेंगे और nRT अपॉन P को एक साइड पे रखेंगे, और सिंपल हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा रिजल्ट 18.899 dm³ आ जाएगा। Gram's law of diffusion। What is diffusion? Diffusion means mixing up of molecules of different gases moving opposite direction। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि बेसिकली मॉलिक्यूल्स को आपस में मिक्स करना जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। वी नो डैट गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग हैज़र्ड डायरेक्शन। हैज़र्ड डायरेक्शन मीन्स कि किसी भी रैंडमली जिगजैग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। Therefore, when two gases are placed separated by a porous membrane, अगर हम दो गैसेस को सेपरेट करें एक पोरस मेम्ब्रेन से, पोरस मेम्ब्रेन मीन्स ऐसी प्लेट या ऐसा प्लेन जिसमें छोटे छोटे होल्स हुए हों, तो दे डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन एंड इंटरमिंगल विद ईच अदर। तो इसका मतलब जो होगा गैस मॉलिक्यूल्स उस पोरस मेम्ब्रेन्स में से, पोरस होल्स में से, पोर्स में से इंटरमिंगल हो जाएंगे दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इजीली, ठीक है।
तो इसको आप बेसिकली, इस फिनोमेना को आप डिफ्यूजन बोलते हैं। अब लाइट गैसेस डिफ्यूज जल्दी होती हैं एज कम्पेयर टू हैवियर वन। क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो इजीली डिफ्यूज हो जाती हैं, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाती। तो सिंपल ग्राम्स लॉ जो डिफ्यूजन है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड द डेंसिटीज। और जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, सबसे पहला ये लॉ आया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है बेसिकली गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, बट लेटर जो है 1848 में ग्राम ने फिर से एक लॉ जनरेट किया था जिसकी स्टेटमेंट ये थी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन हम वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफ्यूजन इज अपोजिट टू इफ्यूजन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों को आप सेम ही कंसिडर कर सकते हैं। ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। ठीक है, अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन शो हुई हुई है, तो ये मैं आपको बात कर रहा था कि पोरस मेम्ब्रेन है, यहाँ पे तो सिर्फ एक होल किया गया है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये होल है। लेट सपोज यहाँ पे भी एक होल होता, यहाँ पे भी एक होल होता, और मल्टीपल ऑफ होल्स होते हैं इस प्लेट में, तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते इजीली। ठीक है, और इंटरमिंगल स्पिन इजीली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट that the rate is inversely proportional to the square root of its density R, which is known as rate of diffusion. ठीक है, and D is the density of the gas where M is the molar mass of the gas. ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपके पास ये है कि R is inversely proportional to 1 upon root D, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, when the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of its molar mass। तो उसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डी, और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपके पास एक कांस्टेंट आके लगता है। ठीक है, R इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट डी। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 सिमिलरली वी कैन डू द सेम प्रोसीजर फॉर दिस स्टेटमेंट, एंड वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। लेट अस हैव टू गैसेस विद R1 एंड R2 एज देयर रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, and D1, D2, M1, M2 be their densities and molar masses respectively। चलें हम कंसिडर करते हैं दो गैसेस, उनके रेट्स हमें पता है, R1 है एक गैस का रेट, दूसरी गैस का रेट R2 है, उसके अलावा उसकी डेंसिटीज भी हमें पता है और मोलर मासेस भी पता है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें फॉर टू डिफरेंट गैसेस, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 3 हम रिटन कर सकते हैं यानी लिख सकते हैं दो गैसेस के लिए। पहली गैस के लिए R1 इज इक्वल्स टू K अपॉन रूट D1, दूसरी केस के लिए R2 इज इक्वल्स टू K अपॉन रूट D2। अगर हम डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को तो सिंपल आपके पास क्या रिलेशनशिप बनेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रूट D2 अपॉन D1। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल डिवाइड करते हैं तो R1 को जब R2 से डिवाइड करेंगे तो K कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो D2 है ये टर्म आपके पास सिंपल ऊपर चली जाएगी और D1 आपके पास राउंड ऑफ होके नीचे आ जाएगी। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं, मतलब एक मैथमेटिकल रूल है कि वो सिंपल नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब जब डिवाइड होके नीचे आ जाएगी तो इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ मोलर मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर मास के। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वेयर D इज द डेंसिटी एंड M इज द मास एंड V इज द वॉल्यूम, एंड इन डेंसिटी फॉर्मूला डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और हम इसको फॉर्मूले को इस रिलेशनशिप के बेस पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रूट M2 अपॉन M1 से भी कंसिडर या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। अगर आपके सवाल में मोलर मासेस गिवन है और रेट्स गिवन है तो आपको मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, तो आप ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सॉरी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास डेंसिटी गिवन होगी किसी गैस की तो आप सिंपल R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू रूट D2 अपॉन D1 ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 9231831866660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Now we will discuss problems related to Gram's law of diffusion. Problem number 1 is the ratio of the rates of diffusion of two gases A and B is 1.5:1. If the relative molecular mass of gas A is 16, find out the relative molecular mass of gas B. ठीक है, सवाल में आपके पास रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो गिवन है 1.5:1, यानी रेट R1/R2 बराबर होगा 1.5/1 के. इफ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, जबकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए गिवन है 16, द टोटल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी कितना होगा. ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन सिंपल सी है. आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो गिवन है 1.5/1, उसमें आप सिंपल वो पुट कर दें. ठीक है, RA/RB की जगह 1.5/1 आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल्स टू √MB/MA. ठीक है, क्यों यूज़ करें, क्योंकि मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है, तो हमें मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सिंपल हम इसमें मॉलिक्यूलर मासेस में ME की जगह 16 रख देंगे, और हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे. जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये 16 इज इक्वल्स टू के उधर ट्रांसफर होके 1.5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल 2.25 मल्टीप्लाई बाय 16, और आपका रिजल्ट 36 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास है बी गैस का. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. कंपेयर द रेट्स ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड. बेसिकली सवाल में हमें रेट्स ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड को कंपेयर करना है, और हमें ये जज करना है कि कौन सी गैस ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर वन. ठीक है, हमारे पास जो है कहते हैं हमें मॉलिक्यूलर मासेस भी गिवन है. ठीक है, गिवन नहीं है, हम खुद हमें पता है, ऑलरेडी नोन है. हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 होता है. सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 64 कैसे आता है, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, एटॉमिक मास 32 होता है. इसी के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32, तो 32 + 32 वुड बी इक्वल टू 64. तो सबके मॉलिक्यूलर मासेस हमें पता है. सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस. तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड हमने निकाल ली हैं ऑलरेडी. जब हम रेट्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन मासेस को, तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, RHE/RSO2 इक्वल्स टू √64/4. अगर हम इसको यहीं पे डिवाइड करते हैं, 4 के टेबल में 64 16 टाइम्स आता है, तो 4 16 से 64, तो सिंपल आप 16 का रूट ले लें तब भी आपका आंसर 4 आएगा, या आप इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लें. जैसे 64 का रूट लेते हैं तो 8 आता है. ठीक है, और 4 का रूट ले लेते हैं तो 2 आता है, तो 2 डिवाइड बाई 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा. तो हीलियम डिफ्यूजेस 4 टाइम एज फास्ट एज सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, बेसिकली आपके पास सिंपल तरीका वो ये होगा कि एक मिनट, इसको RHE इज इक्वल्स टू 4 RSO2. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं. तो इस हिसाब से हमारे पास क्या इक्वेशन मतलब क्या वर्डिंग बन रही है कि रेट ऑफ हीलियम इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था. हमें यही कैलकुलेट करना था, कंपेयर करना था दोनों के रेट्स को कि कौन सी गैस ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी. तो इसी के साथ यही इफ्यूजन में भी होगा कि आपके पास जो गैस होगी हीलियम, वो ज़्यादा जल्दी इफ्यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी सल्फर डाइऑक्साइड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीलियम. नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस से रिलेटेड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, the total pressure of exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure of each gas present in the mixture. इसका मतलब ये है कि आपके कंटेनर में मल्टीपल ऑफ गैसेस हैं. ठीक है, और वो हर गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. ठीक है, जो टोटल प्रेशर जो होगा उस कंटेनर का, वो सम होगा किसका, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस. ठीक है, प्रेजेंट इन द मिक्सचर. बट कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर ये लॉ
एप्लीकेबल है, उन कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन क्या है, द लॉ इज़ ओनली ओबेड। ये लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब कंपोनेंट्स गैसेस डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, यानी ऐसी गैसेस इन्वॉल्व होंगी जो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, लेट सपोज हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, ये सारी क्या हैं, ये स्टेबल गैसेस हैं, ये किसी और से रिएक्ट केमिकली नहीं कर सकती अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। अगर हम कोई स्पेसिफिक कंडीशंस डाल दें, जैसे टेम्परेचर देते हैं या प्रेशर बढ़ाते हैं या कुछ कर दें, तब ये केमिकली रिएक्ट कर जाएं। लेकिन अगर हम नॉर्मल कंडीशंस पे इन गैसेस को देखें, लेट सपोज हम एयर को ही कंसिडर कर लें, एयर की जो गैसेस हैं वो एक दूसरे में रिएक्ट नहीं करती। एयर में बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, और भी बहुत सारी गैसेस। अगर हम उन्हीं को एक कंटेनर में पैक्ड कर दें तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा हर गैस के अपने पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, तो सिंपल पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है जो एक गैस किसी भी कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल partial pressure, PA PB plus PC. PA PB and PC are the partial pressures of individual gases A, B and C. ठीक है, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है कि सिंपल पार्शियल प्रेशर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एयर के अंदर टोटल प्रेशर कितना होता है, 101.3 किलो पास्कल या 14.69 psi, जिसको हम बोलते हैं 14.7 psi। ठीक है, ये प्रेशर आपकी बॉडी पे हर वक्त अप्लाई हो रहा होता है क्योंकि एयर की वजह से। अब एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो जाती है, नाइट्रोजन हो जाती है, आर्गन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उन सब का अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है कंटेनर के ऊपर। ठीक है, किसी कंटेनर में हमने इसको पैक कर दिया इन गैसेस को, तो ये अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उस कंटेनर पे। ठीक है, ऑक्सीजन 20.9 किलो पास्कल करती है, नाइट्रोजन आपके पास 17.1 किलो पास्कल कर रही है, आर्गन 0.97 किलो पास्कल प्रेशर अप्लाई करती है, वाटर मॉलिक्यूल 1.28 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.05 किलो पास्कल। अगर हम टोटल सम कर लें तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा 101.3, जो कि सम है किसका, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब डेरिवेशन है पार्शियल प्रेशर की। डेरिवेशन सिंपल है कि इफ Na and Nb and Nc are the number of moles of gases and Pa, Pb, Pc are the partial pressures respectively। ठीक है, प्रीवियसली हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर जो है कहते हैं सम है, टोटल प्रेशर सम है पार्शियल प्रेशर्स का। अब पार्शियल प्रेशर आपके Pa, Pb एंड Pc कंसिडर करे जाते हैं फॉर गैस A, B एंड C। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन को कंसिडर करें तो हमारे पास Pa की वैल्यू क्या होगी, NaRT अपॉन V। ठीक है, इसी तरह Pb की वैल्यू क्या होगी, NbRT अपॉन V, और Pc की भी वैल्यू भी सेम, NcRT अपॉन V। तो टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Pt इज इक्वल टू NtRT अपॉन V के बराबर। ये कैसे आई वैल्यू, ये सिंपल ऐसे आई कि अगर हम इन Pa, Pb, Pc को ऐड कर दें, ठीक है, तो वो बराबर होगा Pt के। ठीक है, तो सिंपल ये हम इसको ऐसे भी इक्वेट कर सकते हैं कि Pt बराबर है Pa इज इक्वल टू NaRT अपॉन V, अगर हम दो गैसेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे लिखा है कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4, अगर हम इस इक्वेशन 1 को इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 4 से, तो आपके पास एक ऐसी टर्म बन जाएगी। ठीक है, जिसमें आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो डिवाइड होगा टोटल प्रेशर से, और NaRT अपॉन V डिवाइड होगा NtRT अपॉन V से। अब जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई का साइन चेंज होता है तो आपकी नेक्स्ट वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर चली जाएंगी और ऊपर की वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। तो इस हिसाब से आपके पास सिंपल आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम से कट जाएगा। ठीक है, ये वाला जो V है सिंपल इस V से कट रहा है, और जो R है वो भी कट रहा है क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, टेम्परेचर भी सेम है हर दोनों गैसेस का। ठीक है, तो ये सेम क्वांटिटीज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो सिंपल एक टर्म बन जाएगी आपके पास Pa अपॉन Pt इज इक्वल टू Na अपॉन Nt। ठीक है, अब इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो Pa बराबर होगा किसके, Na मल्टीप्लाई बाय Pt अपॉन Nt के। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की न्यूमेरिकल्स के लिए यूजफुल होगी फॉर कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर। सिमिलरली Pb इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Nb, और Pb के लिए क्या होगी इक्वेशन, Pb इज इक्वल टू Nb अपॉन Nt मल्टीप्लाई बाय Pt। सिमिलरली Pc के लिए भी यही होगी,
PC इज इक्वल टू NC मल्टीप्लाई बाय PT अपॉन NT। ठीक है, NT क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, PT टोटल प्रेशर है, और N पार्शियल नंबर ऑफ मोल्स हैं हर गैसेस के। जनरली अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू number of moles of that gas divided by total number of moles of all gases and multiply by total pressure of that is being exerted by all gas molecules। ठीक है, अब इसकी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की कुछ एप्लीकेशन है। आपकी बुक की एप्लीकेशन है मोस्ट कॉमनली कि गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। अगर हम जो है गैस कलेक्ट करते हैं वाटर के ऊपर से, तो जो प्रेशर होता है ड्राई गैस का वो आपके पास बेसिकली कैलकुलेट होके निकलता है कैसे, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होता है, वो सिंपल ऐसे होता है कि सॉरी कि वाटर के वेपर्स के ऊपर जो प्रेशर होगा उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स भी होंगे, उसके अलावा कुछ क्वांटिटी ऑफ ड्राई गैस होगी। ठीक है, हमें बेसिकली प्रेशर चाहिए ड्राई गैस का, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर टोटल प्रेशर में से माइनस करा देते हैं वाटर वेपर्स का प्रेशर, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा सिंपल ड्राई गैस प्रेशर। ठीक है, तो मॉइस्ट गैस प्रेशर बराबर होता है ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर्स के। तो ड्राई गैस कैसे निकलेगा, पी मॉइस्ट गैस माइनस वाटर वेपर्स। पी मॉइस्ट को आप टोटल प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 1 है रिलेटेड टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, in the preparation of oxygen in the Liberty 500 cm³ of the moist gas was collected over water at 25 degrees centigrade and 724 torr. What volume of dry oxygen at STP was produced? So pressure of water vapors at 25 degree is 24 torr. तो हमें सवाल में क्या क्या गिवन है, बेसिकली मॉइस्ट गैस का प्रेशर गिवन है जो कि 724 टॉर है, उसके अलावा वाटर वेपर्स का प्रेशर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 24 टॉर है वाटर वेपर्स का प्रेशर, और आपके पास जो वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब वो मॉइस्ट गैस के ऊपर है। ठीक है, यानी बेसिकली ड्राई गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, और अगर हम इसकी कैलकुलेशन वाइज देखें तो हम सिंपल सबसे पहले हमारा स्टेप होता है ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना। ठीक है, ड्राई गैस प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि ड्राई गैस प्रेशर बराबर है मॉइस्ट गैस प्रेशर माइनस वाटर वेपर्स। मॉइस्ट गैस प्रेशर आपके पास 724 टॉर है। ठीक है, और उस वक्त जो स्टेट है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी T1 हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, और जो V1 है वो बेसिकली 500 सेंटीमीटर क्यूब है जो कि मॉइस्ट गैस वॉल्यूम है। ठीक है, और हमारे पास जो प्रेशर आएगा 700 टॉर वो कैसे आएगा, मॉइस्ट प्रेशर माइनस वाटर वेपर प्रेशर। ठीक है, 74 में से जब 24 माइनस होंगे तो 700 टॉर आपके पास प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं एट STP। ठीक है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं STP, क्योंकि यहाँ लिखा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट STP वाज प्रोड्यूस्ड, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो हम जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि हमें दो कंडीशंस पता हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास मॉइस्ट कंडीशन है, दूसरी कंडीशन जो है STP कंडीशन है। मॉइस्ट कंडीशन पे आपके पास जो प्रेशर आएगा वो आपका जो है 700 टॉर आ जाएगा। ठीक है, ड्राई गैस कंडीशन में, और जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो 500 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और टेम्परेचर 25 को जब 273 में ऐड करेंगे तो 298 केल्विन यूज़ होगा। इसी तरह आपके पास जो P2 है वो बेसिकली आपका 760 टॉर होगा जो कि STP कंडीशन पे है, और जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास 273 केल्विन होगा। ठीक है, जब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ठीक है, V2 को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, V2 हमारे ड्राई गैस वॉल्यूम है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। जब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो सिंपल हमारे पास रिजल्ट आएगा 421.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वो वॉल्यूम है जो कि ड्राई गैस का है, और ये जो 500 सेंटीमीटर क्यूब था ये वो वॉल्यूम था जो कि मॉइस्ट गैस का था। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वाटर वेपर्स का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 500 में से 421.9 सेंटीमीटर क्यूब को माइनस करा देंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो PH2O के जो वॉल्यूम है उसका आ जाएगा। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ आपकी बुक में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ हुआ कि इसका वाटर वेपर का भी
वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें आपको बोल दिया जाए कि वाटर वेपर्स का भी वॉल्यूम कैलकुलेट करें, यानी मॉइस्चर का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करें, तो आप सिंपल हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से ड्राई वॉल्यूम को माइनस करा देंगे तो आपके पास वाटर वेपर्स का वॉल्यूम भी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी है related to Dalton's law of partial pressure. A mixture of gases at 760 torr contain 2 moles of nitrogen and 4 moles of carbon dioxide. What is the partial pressure of each gas in torr? आपको बेसिकली मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है, दो गैसेस हैं। कौन सी दो गैसेस हैं? एक नाइट्रोजन है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन के मोल्स 2 हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स हैं। और जो मिक्सचर है गैसेस का, उनका प्रेशर 760 है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आपको पता है, उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे? 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 6 मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन कंटेनर। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस? तो हम सिंपल पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे कि P ऑफ गैस इज इक्वल्स टू P टोटल मल्टीप्लाई बाय N ऑफ दैट गैस एंड डिवाइड बाय N टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6 आ जाते हैं और टोटल प्रेशर गिवन है 760। जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, अगर हम प्रेशर निकालते हैं पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, तो सिंपल नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए 760 और टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन गैस मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जो टोटल प्रेशर आया, पार्शियल प्रेशर आया नाइट्रोजन का, वो आया 253.33 टॉर। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल पार्शियल प्रेशर आएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उस कंटेनर पे जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, वो कितना आएगा? 760 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास जो प्रेशर आएगा वो आएगा 506.67 टॉर। और अगर हम इसको पर्सनली चेक करना चाहें अपने रिजल्ट्स को कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं की या कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की है, सही फॉर्मूला यूज़ किया है, तो आप अपने पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर हमारे पास 760 टॉर है, तो अगर हम अपने पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास 760 टॉर ही बनना चाहिए। तो हमारा आंसर सही आ रहा है, यानी हमारे पार्शियल प्रेशर ठीक आ रहा है। तो P(N2) का 253.33 टॉर अगर ये ऐड कर दें हम PCO2 में, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमारे पास रिजल्ट 760 टॉर आना चाहिए। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 760 टॉर ही आ रहा है, जो कि हमने सही कैलकुलेशन एंड सही फॉर्मूला यूज़ किया है। ओके, आइडियल गैसेस की बात आ जाती है। एन आइडियल गैस इज वन हुज बिहेवियर कैन be predicted precisely on the basis of kinetic molecular theory and gas laws. Two significant properties of an ideal gas are that the molecules do not attract each other. ठीक है, एक सिंपल बेसिक प्रॉपर्टी क्या है उसकी? ठीक है, मेन प्रॉपर्टी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैसेस के, वो अट्रैक्ट नहीं करते, ना ही उनमें कोई रिपल्जन फोर्सेस है। एंड दे ऑक्यूपाई नो स्पेस। दे ऑक्यूपाई नो स्पेस का मतलब उनका कोई बेसिकली वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। क्यों होता है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वॉल्यूम डिवाइड करेंगे अगर टोटल, मतलब कंपेयर करें टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो बहुत छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। तो इस वजह से उसके वॉल्यूम को हम कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। एक्चुअली नो सच दैट गैस एग्जिस्ट, ऑल्दो गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डू नॉट डेविएट ग्रेटली फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एंड मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे इन्होंने क्या एक बात बताई हुई है कि ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। आइडियल गैस हमारी इमेजनरी गैस है जिसको हमने खुद अज्यूम किया हुआ है कि ये एक ऐसी गैस है जो सारे गैस लॉज को ओबे करती है, ठीक है, एट गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। बट ऐसी कोई गैस है ही नहीं जो कि एग्जिस्ट करे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस हैं वो डेविएट ज़्यादा नहीं करती हैं आइडियल बिहेवियर से एट मॉडर्न टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। बट जो डेविएशन है फिर भी थोड़ी सी वो रियल गैसेस की वजह से है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। हमने ये पढ़ा है आइडियल गैस में कि कोई अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स नहीं होती, लेकिन रियल गैसेस में रिपल्जन फोर्स होती, अट्रैक्शन फोर्स होती है, जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। ये वैन डर वाल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के इंटरनल मॉलिक्यूल्स की बीच की अपनी फोर्सेस होती हैं। सिंपल फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप वैन डर वाल फोर्सेस बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से जो गैस हैं, रियल गैसेस हैं, वो ज़्यादा डेविएट नहीं कर पाती या हल्की सी डेविएट कर जाती हैं आइडियल गैसेस से, ठीक है। बट हम अपनी रियल गैसेस को आइडियल गैस के बिहेवियर पे ला सकते हैं विद वेरिएशन ऑफ डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिफरेंट लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर और कौन कौन सी फैक्टर्स हैं लिक्विड्स में जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको हम डिस्कस करेंगे।
So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.